नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय शर्मा। भारतीय बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र हर रोज की तरह जो एक फॉर्मेलिटी बनती जा रही है, हर रोज के नियम को कायम रखते हुए फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी और इस वक्त जो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस पीछे थी उसका भी कमबैक हुआ है। और इनफैक्ट रिजल्ट स्पेसिफिक की अगर बात करें अजय, गुड आफ्टरनून, जहां जहां नतीजे आ रहे हैं HDFC बैंक अनुमान के मुताबिक नंबर्स, तो उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। जो कमजोर नंबर्स हैं उसके हिसाब से, और आप जो कह रहे थे कि फूफा जी नाराज हो गए हैं, आज देखिए कमबैक किया है। देखिए बैंक निफ्टी में अब 40% वेट सिर्फ बैंक HDFC बैंक का है, कंबाइंड एंटिटी। HDFC बैंक का इंटरडे लेके आइए डायरेक्टर साहब, और बैंक निफ्टी का इंटरडे लेके आइए। वहां से शुरुआत करते हैं। पहले ये बता दूं कि बाजार जो है फ्राइडे के पुलबैक के ऊपर और बढ़ रहा है आगे। आज निफ्टी फ्यूचर्स करीब 19,700 करीब पहुंच गया था, 670 तक, 60 तक। तो आप समझ लीजिए कि 45,000 के ऊपर आ गया है आज बैंक निफ्टी। और लास्ट आधे घंटे में बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है वो HDFC बैंक के चलते आई है। डॉक्टर साहब HDFC बैंक का इंटरडे चलाइए, ये आपने कुछ गड़बड़ फायर कर दिया। HDFC बैंक जो अब कंबाइंड एंटिटी बची है, अब जो दोनों मर्ज होकर जो कंबाइंड एंटिटी है, जो आप दिन भर चला रहे हैं सुबह से, वो वाला ग्राफ लेके आइए। इंटरडे आपको दिखाई देगा क्योंकि उसका वेट 40% है, तो इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। पहली तिमाही में मुनाफा भी हमने देखा 30% की बढ़त, लेकिन आपने पहले ही कहा था कि रिजल्ट्स को नहीं देखना है। हाँ, ये अर्निंग्स जो है, ये अर्निंग रिलेटेड ट्रेड था ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये अर्निंग्स को आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे। इसकी एक्सपेक्टेशन जो है मर्ज एंटिटी की क्या है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ट्रेडर कम्युनिटी है ना मानसी जी, वो बहुत सीधे सीधे तौर पे अर्निंग्स को देखती है। उससे बेहतर आए, बस वर्ड क्या है, खराब आए, भाव देख के फट से ट्रेड मारती है। तो HDFC बैंक इस क्वार्टर रिजल्ट ट्रेड नहीं था जी। तो HDFC बैंक क्योंकि वो रिबाउंड कर गया लास्ट आधे घंटे में, वहां पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस कंबाइंड एंटिटी में 11% FII होल्डिंग बाकी है। तो अगर FII के फ्लोज चलते रहे पॉजिटिव, तो ये स्टॉक को आना ही है ऊपर। यहाँ से और कहाँ जाएगा फिर? तो नीचे तो जाएगा नहीं जब 10% बाकी है, FII फ्लोज आ रहे हैं। तो ये कहानी फाइनली हमारे डायरेक्टर साहब ने चला दिया, फाइनली 1670 सॉरी। बट कहानी अब यहाँ ही खत्म हो गई। अब कहानी आ गई रिलायंस में। बिल्कुल, जो निफ्टी आज 19,600 के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और कोशिश कर रहा है 700 की तरफ जो देख रहा है, उसका रीजन ये है कि रिलायंस में सेकेंड हाफ में जोर से तेजी आई, 2800 के करीब आ गया, ऑल टाइम हाई फ्रेश हिट किया 2815। बिल्कुल। तो ये जो भाव है ना, ये एक साल पहले करीब दिखाई दिया था। अगर आप एक साल का चार्ट देखें तो 2830 के आसपास टॉप हुआ था और वहीं के करीब वापस आ गया। ये देखिए, देख रही हैं आप, ये पूरा पिछला टॉप था, अब वापस आ गया है। तो ये दोनों कहानी, ये दोनों स्टॉक को खींच रहे हैं। लेकिन IT में आज वापस जबरदस्त बाई आएंगी। विप्रो 4% ऊपर है, बाकी IT स्टॉक से वापस आ गए हैं, लोगों को वैल्यू दिख रही है वहां पे। इसलिए बाजार में कमजोरी है कोई साइन नहीं है लार्ज मार्केट में। लेकिन मिड मार्केट में देखिए आप, इंटरडे हाई देखिए आप बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का, इंटरडे आप स्मॉल कैप इंडेक्स का देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि लास्ट आवर ट्रेड में ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे अटके हुए हैं। नहीं, थोड़ा नीचे आ गए, बट आधा % गेन अभी थोड़ा नहीं के बराबर, लेकिन आए हरे निशान में आउट परफॉर्मेंस आ रही है, ग्रीन पैटर्न है अभी भी। अब हम लोग को लेवल्स के साथ अगर हम काम करें तो हम 19,300 19,400 पे सपोर्ट दिखाई देगा आपको निफ्टी पे, जल्दी में अगर नीचे नहीं आता है। और ये जो बार बार 44,800 पे हम बिल्ड कर रहे हैं बैंक निफ्टी से, ये एक्चुअली मजबूत सपोर्ट जोन बनेगा। आदित्य हमारे साथ आ चुके हैं। आदित्य, आपको कोई मार्केट में किसी भी तरह कोई कमजोरी का साइन दिख रहा है, कोई संकेत, या जो इस समय हमने बाजार का एक ड्रॉ किया एक पिक्चर, आपको लग रहा है ठीक ठाक है, बाजार में लेवल्स के साथ काम करना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मंदी का रीजन नहीं बनना है? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आपने एकदम बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपकी बात एकदम सटीक आपने कही कि जिस हिसाब से HDFC बैंक में अभी वेटेज बढ़ गया है बैंक निफ्टी में और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, FIs का अभी भी थोड़ा सा कैप फुल नहीं हुआ है, वहां पे और बाइंग आ सकती है। और चार्ट भी आप देखें तो बहुत शानदार बन रहे हैं। अभी HDFC बैंक 1672 चल रहा है। अगर आप उसके चार्ट देखें, पैटर्न्स देखें, तो इसमें लगता है कि दिवाली तक या साल के एंड तक इसमें 1900 से 2000 के भी लेवल आ सकते हैं। वहां पे तेजी ऐड हो सकती है बैंकिंग इंडेक्स में। फिर रिलायंस भी बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद अभी एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो भी तैयारी कर रहा है। वहां पे भी 100 से 300 पॉइंट की तेजी आ सकती है, वो बाजार को लंबा खींच सकता है। IT में जो मंदी का माहौल चल रहा था, जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक पॉलिसी बन रही थी US में और अदर कंट्रीज में, वो भी अभी पलटती दिख रही है। सब कह रहे हैं कि एक रेट हाइक हो सकता है, उसके बाद रिवर्सल आ सकता है, पॉज आ सकता है।
रेट हाइकिंग साइकिल में, तो वो आईटी इंडेक्स में अच्छी तेजी जोड़ेगा। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी आपको बता रहा है 104 से टूट के अभी वो 99.50 आ चुका है, तो वो आपका मेटल इंडेक्स के लिए अच्छा है, आईटी इंडस्ट्री के लिए मतलब इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा है डॉलर की वीकनेस। तो छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, जिसने बड़ा पैसा बनाया थोड़ा बहुत टेबल से पैसा उठा लेगा, पर बड़ी तेजी की तो ये शुरुआत है और चल ही रही है। और जो बुल मार्केट होती है उसमें करेक्शन एक बारूद की तरह काम करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, सेक्टर रोटेशन होता है, फिर लंबी तेजी आती है। तो बिल्कुल तेजी कायम है, छोटी मोटी मंदी आएगी पर लंबी तेजी की तैयारी करनी चाहिए। दिवाली बड़ी धमाकेदार होगी। आप यहाँ दिवाली की बात कर रहे हैं, हमारे साथ शाहिना और श्रीकांत चौहान भी आ गए हैं और मानसी जी तुरंत कैलेंडर पे जाके देख रही थी कितनी दूर है दिवाली, क्योंकि दिवाली पे हमारे यहाँ भी 18 ऑफ स्वदेश पे बेहद शानदार सेलिब्रेशंस होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने माहौल बन दिया, मूड बन दिया, शाहिना और श्रीकांत भी मुस्कुरा रहे। चलो यहीं से बात शुरू करते हैं। शाहिना जी आप बताइए, दिवाली कहाँ देखती हैं आप निफ्टी को दिवाली तक? 12 नवंबर की है दिवाली। 12 नवंबर। देखिए मुझे लेवल्स का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डाउनसाइड यहाँ से अनलेस कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ मेजर होता है, तो अनलेस दैट हैपेंस मेरे हिसाब से निफ्टी विल कीप ऑन मूविंग हायर एंड तो आई थिंक दिवाली अच्छी ही होनी है। एंड मेरा व्यू ये है कि कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे अभी जैसे उन्होंने बताया एचडीएफसी बैंक, यू हैव एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यू हैव टेक सेक्टर में लार्ज कैप स्टॉक्स जो परफॉर्म इतना टाइम नहीं कर चुके हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं मार्केट को। रिलायंस सपोर्ट कर सकता है। तो आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड देयर आर जैसे इसमें कुछ सब डेवलपमेंट्स जैसे हो रहे हैं, आई थिंक दिवाली बहुत अच्छी होना चाहिए। बट ऑल्सो अगर आपको आउट परफॉर्म करना है ओवरऑल मार्केट को इन माय व्यू, तो सिलेक्टिवली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में ये टाइम आ गया है कि ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्टॉक्स हैं जिसके वैल्यूएशंस अभी भी डिसेंट है। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया बोल रही है कि डर लग रहा है हमें स्मॉल कैप मिड कैप से। फंड्स वाले बोल रहे हैं कि लमसम मत लगाइए, केवल एसआईपी में लगाइए। लेकिन डर के आगे जीत है और वही हो रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में। श्रीकांत बताएंगे लेवल्स। श्रीकांत एक सेंस मार्केट का भी दे दीजिए। डर भी लग रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और मुंह में पानी भी आ रहा है कि पोर्टफोलियो रोज बढ़ता है, थोड़ा 1-2% ऊपर हो जाता है। क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। तो देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि इस बार का अगर आप मार्केट देखें तो ये एक अलग स्टेज पे है। हमने कई बार देखा है कि यूफोरिया तभी क्रिएट होता है जब मार्केट 20 के मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड करने लगता है। पर अगर आप FY25 के अर्निंग्स को अगर आप देखते हो तो अभी भी हम लोग 18.75 के करीब है और यहाँ से अभी भी काफी अच्छी गुंजाइश है, यानी कि कम से कम यहाँ से 10% तक की गुंजाइश और बन रही है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि यूफोरिया आने में और वक्त है। वी आर एट द मिडल। शायद अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे लगता है एफआईएस के लिए काफी अच्छा है कि ये लेवल रहेगा टू एंटर इनटू द मार्केट। रिटेलर्स अगर आप देखें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली इस मार्केट में पैसा झोंका है और जैसे कि ओवरऑल ऑल दी सेक्टर्स में बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है इसी वजह से मार्केट में क्या हो रहा है कि एक ए ग्रुप खत्म होने के बाद बी ग्रुप में बाइंग आ रहा है और बी ग्रुप खत्म होने के बाद सी ग्रुप में बाइंग आ रहा है। बट अगर आप ओवरऑल इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट बात रही है वो ये थी कि इस बार जो लिवरेज था एज कम्पेयर टू अदर पास्ट few corrections that we saw in last 20 years, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा था कि बहुत बड़ा लिवरेज होता था, बहुत बड़ा लिवरेज का एक बड़ा करेक्शन भी आता था, बट इस बार वो लिवरेज नहीं है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मार्केट में और भी फर्दर लेग्स है टू मूव हायर। दिवाली तक हमें लगता है कि शायद हम जैसे कि इस पर्टिकुलर साल के बिगिनिंग में अजय हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद चाइना रीओपनिंग में जाएगा और उसके बाद वहां पे वो काफी सारे फंड्स अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वहां पे वो मिस आउट हुआ है। और जो अर्निंग्स हमारे यहाँ पे हम सोच रहे थे कि थोड़े से म्यूट होंगे करके इन दी फोर्थ क्वार्टर, वो हुआ नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल मोमेंटम अचानक से बदल चुका है और अभी डॉलर इंडेक्स जो 100 के नीचे आया है, ये सभी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी बन सकती है।
21,000 तक के लेवल्स नजर आते हैं। यस, इन बिटवीन करेक्शन आ सकता है, लेकिन समझ लीजिए कि 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, लेकिन रैली होते वक्त मार्केट 800 से 1000 पॉइंट की रैली कर सकता है। तो मोटा-मोटी हमें लगता है कि 21,000 के लेवल्स के आसपास हम शायद दिवाली को देख सकते हैं। Absolutely. Further layers to move higher. बाजार की मजबूती कायम है और आगे भी कायम रहेगी। इनफैक्ट दिवाली धमाका अभी से हम देख रहे हैं, हर रोज बाजार में अच्छी खासी मजबूती और दिवाली तक भी धमाका होता रहेगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय। लेकिन फिर कहाँ पर खरीदारी करनी है? स्टॉक्स जो इतने अच्छे खासे चल रहे हैं, ऐसे में स्टॉक पिकिंग जो करना है वो चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और अपनी डीप डाइव एनालिसिस कर स्टॉक्स जो है वो रेकमेंड करते हैं। और वो सिर्फ फंडामेंटल, लॉन्ग टर्म और टेक्निकल नहीं, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। और आज जो ऑप्शन का चैंपियन हमारे इस खास सेगमेंट में जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर। अक्षय, गुड आफ्टरनून। बताइए आज कौन सा स्टॉक है और ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से क्या होगी? गुड आफ्टरनून। तो आज अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत दबाव था बैंक निफ्टी में, और आज पहली बार इंट्राडे में अच्छा पिकअप करा है और 45,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। तो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हम ऑप्शंस में रेकमेंड करना चाहेंगे। करंट रेट स्टेट बैंक का 594 है। इसमें 600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पे बार बार इसमें दबाव आते हुए दिख रहा है। पर जिस तरह से ऑप्शंस का 600 के कॉल में एक्टिविटी हो रहा है, सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है हमें 600 के कॉल के स्ट्राइक में। और हमारा मानना है कि ये ब्रेकआउट आपको जल्दी ही देखने मिलेगा, जहां पे आपको स्टेट बैंक ऊपर में 615 से 620 के स्तर पे देखने मिल सकते हैं। तो ऑप्शन के द्वारा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम रिकमेंड करेंगे 600 की कॉल बाय करने के लिए, जो जिसका प्रीमियम करीबन 7 से 7.5 रुपए के बीच में चल रही है अभी। इसका टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट 11 रुपए और सेकंड टारगेट 14, और आप ये ट्रेड में 3 रुपए का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। एब्सोल्युटली अक्षय, शुक्रिया आपका। 27 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एसबीआई यानी कि मंथली एक्सपायरी तक की यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। 600 की कॉल खरीदने की राय, 6 से 7 रुपए की रेंज में आपको ये मिल जाएगी। टारगेट पहला टारगेट 11, दूसरा टारगेट 14 का मानकर चले और स्टॉप लॉस यहाँ पर 3 का आपको लगाना है। लेकिन ये तो हुई ऑप्शन की दमदार स्ट्रैटेजी जो एसबीआई पे है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक कॉल आज के इस मजबूत बाजार में कौन से बन रहे हैं, आइए वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से एक एक कर जान लेते हैं और उनसे समझते हैं कि इस बाजार में कहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए। श्रीकांत, बताइए, अच्छी खासी मजबूती है, इंडेक्स पर आप अपने राय दे ही रहे थे, लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं, ट्रेडिंग आइडियाज क्या पिक किए हैं आपने? बिल्कुल। तो मानसी, देखिए, हमें लगता है कि शायद यहाँ से अगर हम वापस कुछ ट्रेंडिंग अगर एक्टिविटी में अगर कुछ स्टॉक्स की अगर खोज करेंगे तो हमें लगता है कि कैनरा बैंक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में और भी एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। और इसी वजह से हमें लगता है कि कैनरा बैंक को 330-332 के करीब लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 350 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेंगे 319। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में भी एक्शन रहेगी और वहां पे बीएचईएल को एक हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं। लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। 93 हाफ के करीब ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से बीएचईएल को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 91, टारगेट्स रखे 99 से लेकर 100 रुपीज के। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि मोमेंटम बनेगा, लेकिन चूंकि ये काफी चल चुके हैं तो कोई करेक्शन अगर आता है या कुछ माइनर करेक्शन में अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब अगर कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो वहां पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स पे फोकस किया जा सकता है। ओके, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त श्रीकांत के रडार पर है। आदित्य, आप भी बताइए, क्या आपके लिस्ट में भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं? क्योंकि करंट सिनेरियो में जो मजबूती हम देख रहे हैं, बड़ी दिग्गज बैंक्स तो है ही, लेकिन छोटी मझौली बैंक्स का भी समय आ गया है। देखिए, मैंने सारी बास्केट से कुछ कुछ उठाया है। मैंने एक बैंकिंग से उठाया, एक सीमेंट से उठाया, एक फार्मा से उठाया है। तो बैंकिंग से शुरुआत करना चाहूंगा। 1671 में एचडीएफसी बैंक को बाय किया जा सकता है। 1619 का रहेगा स्टॉप लॉस, 1750 और 1850 का रहेगा टारगेट। सेकंड, एल्केम को 3640 में बाय किया जा सकता है। 3440 का रहेगा स्टॉप लॉस और 4000 से 4200 का रहेगा टारगेट।
तीसरा स्टॉक ग्रासिम, सीमेंट सेक्टर काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन में और डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में था। अभी सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ग्रासिम को 1790 में बाय किया जा सकता है। 1730 का रहेगा स्टॉप लॉस, 1810 से 1900 का रहेगा टारगेट। शाइना, आप कौन से स्टॉक्स को स्टडी कर रही हैं इस समय क्लोजली, जहां पे आपको लगता है अच्छा पैसा बन सकता है? अगर आप बैंकिंग की पूछ रहे हो तो कुछ छोटे स्टॉक्स भी देख सकते हैं, समथिंग लाइक आरबीएल बैंक, जो काफी 2 साल से मतलब रिटर्न तो अभी उनका स्टार्ट हो गया है। इट्स मोर लाइक अ टर्नराउंड स्टॉक। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन के बाद ये अच्छा मूव दे सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑल्सो काफी 2 साल कंसोलिडेशन के बाद मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है। दीज आर अदर देन द यूजुअल बैंक्स जो हम बात करते हैं, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। अगर आप जनरल पूछ रहे हो, मिड कैप स्मॉल कैप के अगर पूछ रहे हो, तो आई वुड लुक एट सम स्टॉक्स इन एफएमसीजी जैसे वाडीलाल इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स आई शुड से कि मैं जो स्टॉक्स के बारे में बात करती हूँ, आई होल्ड द स्टॉक्स एंड आई हैव बीन होल्डिंग फॉर सम टाइम, स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ कोर्स। बट जैसे अभी आप वाडीलाल इंडस्ट्रीज की बात करो, बहुत अच्छे नंबर्स थे एंड बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, तो आई थिंक वन कैन गो सिलेक्टिवली पिकिंग अप सच स्टॉक्स। बीएससी जो है वहां पर देयर इज अ बायबैक जो अनाउंस किया हुआ है एट 813 रुपीज, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत अपसाइड आपको अभी भी मिल सकता है। अदर स्टॉक्स इन दी लार्ज कैप यू हैव आईटीसी जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। टेक सेक्टर हमने जैसे ऑलरेडी बात किया है। सम ऑफ द स्मॉलर स्टॉक्स आल्सो यू कैन लुक एट, जैसा बिरला सॉफ्ट है, जेंसार है, इन एडिशन टू द लार्जर कैप आईटी स्टॉक्स। तो काफी यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं फॉर अ डिसेंट रिटर्न ओवर द मीडियम टर्म। डिस्क्लेमर शाइना हम ले लेते हैं कि जितने भी स्टॉक्स आपने बात की है, वाडीलाल में तो टेक ओवर की बात आ रही है कि उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज पिरामल फार्मा में काफी बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दिया है, 100 रुपए के ऊपर चला गया आज। आदित्य जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं, 9.5% ऊपर है, किस लेवल तक के लिए जा रहा है? 60 का लो बना के अच्छा रिबाउंड किया है स्टॉक। पर एक देखिए पूरा फार्मा सेक्टर आप देखें तो काफी लीडरशिप ले रहा था। जब निफ्टी 18,600 पे था, 18,700 पे था, तो फार्मा सेक्टर पहला सेक्टर था जिसने ब्रेकआउट देना चालू कर दिया। लार्ज कैप स्मॉल कैप सबकी आप बात करें तो बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस है और अभी भी काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है फार्मा सेक्टर में। तो पिरामल फार्मा इज ऑल्सो अ वेरी गुड कैंडिडेट। एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस भाव पे खरीदा जा सकता है 101.15 पे, और 90 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, और ऊपर की साइड टारगेट रहेंगे 120 से 130 के। एक और स्टॉक ईवी की बड़ी आजकल बात चल रही है, चर्चा चल रही है, प्रिसिजन कैमशाफ्ट को देखिए, आज 15% ऊपर है, फ्राइडे को भी 10% ऊपर था। जरा इसको चार्ट पर देख के बताएंगे आप आदित्य? प्रिसिजन कैमशाफ्ट, हाँ करेक्ट, 250 पे चल रहा है। बिल्कुल ऑटो सेक्टर देखिए, एमएनएम के वजह से काफी एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हुई ऑटो सेक्टर में, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। और अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें, मारुति की बात करें, तो काफी अच्छे चार्ट्स बन रहे हैं। और स्मॉल कैप में हमने जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा में बहुत अच्छा एक्शन देखा। तो पूरा ऑटो सेक्टर काफी बजिंग है, और ये पूरा सेक्टर जो था एक प्रॉब्लम में चला गया था। हेडविंड्स काफी आ गए थे 2017-18 के आसपास, जब मारुति ने 10,000 का हाई लगाया था। उसके बाद काफी डिसरप्शन देखने को मिला, पर अभी ये नई साइकिल में काफी अच्छा कर रहा है ऑटो सेक्टर। तो आप चाहे लार्ज कैप की बात करें या स्मॉल कैप, की अच्छी स्ट्रेंथ है, और यहाँ से और भी लंबी तेजी दिखती है 10 से 30% की। बल्कि ये प्रिसिजन प्रिसिजन ऑलमोस्ट गैप के साथ चल रहा है, तो इसमें काफी फिरोशियस रैली भी हो सकती है। तो 215 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और तेजी को राइड करना चाहिए। तो चलिए ये राय प्रिसिजन कैमशाफ्ट 14 से 15% के मूव्स यहाँ पर दिख रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स तो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन आईटी मेजर्स को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते में आईटी सेक्टर में हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा था। आज भी अगर आप देखेंगे शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई आईटी सेक्टर की, उसके बाद थोड़ी कह सकते थोड़ा मोड़ा
हल्के होते हुए भी देखने को मिले हैवी वेट्स इन आईटी, लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस भी हैं जिस पर नजर है। और नतीजों के लिहाज से एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स आ जाने वाले। ध्यान रखिए, जो लेटेस्ट एडजस्टमेंट हुआ निफ्टी में एंट्री के बाद पहली बार एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स कैसे रह सकते हैं, नतीजों के अनुमान क्या है, अनीशा से एक बार जान लेते हैं। अनीशा बताइए, एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी हाँ, एलटीआई माइंडट्री की बात करें तो ये पहला मौका होगा जब कंपनी निफ्टी 50 में जुड़ने के बाद नंबर्स अनाउंस करेगा, तो काफ़ी इंटरेस्ट है। बट नंबर्स इटसेल्फ थोड़े बिनाइन और म्यूटेड होंगे उनकी पहले के परफॉर्मेंस के मुकाबले। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 0.6%, रुपी रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंट करेंसी में भी 0.6% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने पहले ही बोला था कि इस साल का स्टार्टिंग थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो Q1 का एक्सपेक्टेशन इसलिए थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन आगे चल के रिकवरी की उम्मीद है। BFSI सेगमेंट भी थोड़ा स्लो रहा है, तो वो इम्पैक्ट आएगा नंबर्स में। हाईटेक अभी तक वीक था, बट मैनेजमेंट ने हिंट किया था कि लो बेस पे हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो। देखते हैं कि हाईटेक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मार्जिन में 16.8% का एक्सपेक्टेशन है, 40 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट। वो बिकॉज लास्ट क्वार्टर में मर्जर कॉस्ट आया था, वो इस टाइम नहीं होगा, तो उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस मर्जर्स की जो सिनर्जीज है वो आना शुरू हो जाएंगी। पैट की बात करें तो वो 7% हायर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लोजर टू 1200 करोड़ रुपीज़। सबसे ज़रूरी रहेगा मैनेजमेंट का कमेंट्री आगे चल के, एंड क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ FY24 का मेंटेन करते हैं या नहीं, बिकॉज डिमांड बहुत ही अनसर्टेन है। हमने कमेंट्री सुनी है TCS, HCL टेक, विप्रो से, सब ने वीकनेस और अनसर्टेनिटी की बात की है, तो इसके चलते क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करते हैं या नहीं, वो क्रिटिकल रहेगा। बिल्कुल अनीशा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। श्रीकांत, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के ठीक बाद हमने देखा था आईटी की तस्वीर कैसी बदली थी। अब एलटीआई माइंडट्री की भी अगर बात करें, डॉलर रेवेन्यू में एक अप मूव की एक्सपेक्टेशन है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है 0.6% नजर आ सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर चार्ट्स को देखें, इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% के गेन से अच्छी मजबूती थी, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है। कैसे देखते हैं एलटीआई माइंडट्री के चार्ट्स को? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक जो फॉर्मेशन बना है वो तो काफी बुलिश फॉर्मेशन है। एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है और उसके बाद एक बड़ी रैली जो हुई थी उसमें करेक्शन आया हुआ है। इनफैक्ट उस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि करंटली जो ये 5100 या 5090 के लेवल्स हैं, ये इन्हीं सपोर्ट्स के करीब इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके आया है। हमें लगता है कि 5050 के नीचे जाना मुश्किल है स्टॉक का, और अगर वापस इसमें अगर जैसे ही रिबाउंड अगर आता है तो ये स्टॉक वापस एक बार 55 या 5600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो जो ब्रॉडर फॉर्मेशन बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बुलिशनेस है, और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। 5050 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। शॉर्ट में खरीदारी और एक एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें। ये राइट टारगेट स्टॉप लॉस आपको दे दिए गए हैं। 670 पे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा रिबाउंड आया है इसकी वजह से, आपके HDFC बैंक की वजह से। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पे और तेजी या मंदी के बहुत क्लियर ट्रेड्स बन सकते हैं। बंधन बैंक में एक बार आपका नज़र में जाना चाहूँगा। पूरा मार्केट बढ़िया चल रहा है, बैंक्स में तेजी वापस आ गई है, लेकिन बंधन बैंक फ्रेश शॉर्ट हो रहा है, डेज लो की तरफ चला गया। ये नीचे में कहाँ तक जा सकता है? श्रीकांत आप बताएं, लेवल्स क्या लगते हैं नीचे में, या यहाँ से भी शॉर्ट अगर कर रखा है तो किस लेवल पे कवर करें, या यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस बंधन बैंक ने दिया है, जैसे कि इसके चार्ट बने, मुझे लगता है कि इसमें और भी गिरावट हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज खराब रिजल्ट्स के बावजूद जो गिरावट हुई थी उसमें कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं है। शायद यही लगता है स्टॉक मुझे 200 रुपए के करीब जा सकता है, कि वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स है इसे, और उन्हीं लेवल्स के करीब हमें लगता है कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो प्रीवियस जो इसके लोज थे वो तकरीबन 185 के करीब के थे। इस बार अगर 200 रुपए के करीब अगर मिलता है तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। तो करंट लेवल से इसे अवॉइड करें, और अगर कॉन्ट्रा व्यू लेके अगर कुछ बाय ऑन डिप्स में अगर कुछ कोई स्टॉक लेना ही है तो बंधन बैंक को 200 रुपए के करीब लिया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक है अजय जी, वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मार्केट एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो जहां पे भी ट्रेंड है वो स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इस वजह से हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या ICICI बैंक जैसे स्टॉक को हम लॉन्ग करके अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर।
ऑब्जर्वेशन, जहां जहां एक्टिविटी है वहां स्टॉक्स में मूवमेंट है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन इस बीच कई सारी खबरें भी हैं जो कि डीलिंग रूम में कई सारी खबरें हैं जिस पर बातचीत हो रही है। और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि डीलिंग रूम में बातचीत का हिस्सा बने हैं, हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है में हम आपको बताते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए शरद, कौन सी खबर है आज? जी बिल्कुल मानसी, सबसे पहले लेकिन बता दें कि इस महीने हमारे खबर गर्म है सेगमेंट में हमने 2 स्टॉक्स लिए थे जहां पे एचएनआई बाइंग और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आई थी। उन 2 स्टॉक्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। पहला है सनटेक रियल्टी और दूसरा है लेटेंट व्यू। इन दोनों स्टॉक्स में जो है इस महीने जो है जुलाई के मंथ में जो है हमने जो है आपको कहा था खबर गर्म है सेगमेंट में। अब बात करेंगे आज क्या चल रहा है, और डीलर्स की बात करें तो यहाँ पे फोकस में रहेगा एलटी फूड्स। अब यहाँ पे जो है डीआई बाइंग देखने मिल रही है, और इसके अलावा जो है डीलर्स कह रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं अपने एचएनआई इन्वेस्टर्स को कि बाइंग जो है वो करते रहे, स्पेशली जो आप कह सकते हैं जब तक ये जो राइस की सीज़न जो है नवंबर तक रहे तब तक। अब इसके अलावा ओवरऑल जो है डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी ऑलमोस्ट 3% स्टेक है इस कंपनी में। और अगर ग्लोबल राइस प्राइसेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। अब इसका कारण इसलिए है क्योंकि जो सोइंग हो रही है वो डिले हो चुकी है। 2 बड़े मेजर मार्केट्स में फ्लड आए हैं, एक इंडिया का मार्केट है और दूसरा पाकिस्तान का मार्केट है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो डिमांड है स्पेशली यूरोप में, वहाँ पे जो है प्राइसिंग भी बढ़ रही है, और जो डिमांड के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसके कारण जो है प्राइस हाइक्स भी कंपनियां ले रही हैं। लगभग 20% रेवेन्यू जो है एलटी फूड्स का आता है, और एक्सपेक्ट करें कि जो प्राइसिंग है उसमें बढ़ोतरी देखने मिले। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आया है प्राइस का, और एक्सपोर्ट्स जो है 60 to 65% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में। और हमने जो है डेटा भी देखे, एक्सपोर्ट डेटा, वहाँ पे लगा पिछले 3 से 4 महीने तक जो स्ट्रॉन्ग बासमती एक्सपोर्ट्स के डेटा आ रहे हैं मई तक। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू 11,500 करोड़ हिट करे अगले 5 साल में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसर्च और रिपोर्ट और साथ ही सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उसके तौर पर हम आपको ये खबर गर्म है सेगमेंट बता रहे हैं। लेकिन एलटी फूड्स ऑफकोर्स जो बारिश में कमी, या कह सकते हैं कि जून के महीने में जिस तरह से हमने डेफिसिट का सिनेरियो देखा था उसका असर है श्रीकांत जी की सोइंग कम हुई, और उसके बाद डिमांड तो ऑफकोर्स जारी है, तो क्लियरली प्राइसेस में भी बढ़ोतरी, और इसी के चलते एलटी फूड का स्टॉक रेडार पर है। 6-6.5% की तेजी, 142 के स्तर। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो यहाँ पे लगता है कि जो एक्टिविटी बनी है वो ग्रेजुअली अप ट्रेंड की है, और एक बड़े टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक बहुत पहले कन्वर्ट हो चुका है। हमें इनफैक्ट लग रहा है कि ये स्टॉक 200 रुपए के लेवल्स के करीब जा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। बट अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो एक 145-146 के करीब थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है ये स्टॉक। लेकिन ओवरऑल इवेंचुअली ऐसा लगता है कि 160-165 के टारगेट्स के लिए विद अ मीडियम टर्म व्यू, यानी कि कम से कम यहाँ से 1 से 2 महीने का व्यू रख के खरीदे, और करंट लेवल्स पे अगर कोई करेक्शन आता है तो और खरीदा जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस फाइनली रखना पड़ेगा हमें 130 रुपए का। तो हमें लगता है कि ये स्पेसिफिक स्टॉक्स में और भी अच्छे मुझे लगता है कि डेवलपमेंट्स हमें देखने मिल सकते हैं, और करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। अशोक लेलैंड के स्टॉक को लेके आइए शाइना, मैं आपसे अशोक लेलैंड डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि खबर यह आ रही है कि अशोक लेलैंड ने मार्केट शेयर गेन किया है एमएचसीवी में, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, और टाटा मोटर्स ने अपना मार्केट शेयर थोड़ा छोड़ा है। अभी भी 44% उन्हीं का है, लेकिन उसके बाद भी जायंट शेयर होने के बाद भी कुछ तो कुछ अशोक लेलैंड ने खींच लिया है। इसके 3 महीने 6 महीने का चार्ट लेके आइए रेटे साहब, आज के भाव से तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है स्टॉक, लेकिन ये लो बना के रिबाउंड किया है। आप फंडामेंटल्स पे देख के बताएं लेलैंड इस भाव से कैसा दिखता है शाइना? लग रहा है उनका ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, डिफेंस सेक्टर में भी वहां से भी उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे आपने बताया मार्केट शेयर उनका एमएचसीवीज में भी बढ़ रहा है। आई थिंक मॉनसून अभी हो सकता है नॉर्मल हो, तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड उनको ट्रैक्टर्स में भी बेनिफिट होगा। एंड आई थिंक उनके जो फर्स्ट क्वार्टर जो नंबर्स आने हैं विल बी प्रिटी डिसेंट। एस्टिमेटेड है कि उनके सेल्स एनालिस्ट एस्टिमेट्स 30-35% के ऊपर ग्रोथ वाई बेसिस पे हो सकता है। सो आई थिंक अशोक लेलैंड वैल्यूएशन वाइज
काफी चढ़ चुका है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट शुड गिव अ डिसेंट रिटर्न ओवर द लॉन्गर टर्म। ओके, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस डिसेंट रिटर्न्स की यहाँ पर संभावना बनती हुई दिख रही है। लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस में भी आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, अतुल ऑटो अगर आप देखिए आज हमने देखा ऑलमोस्ट 10% के अपमूव देखे गए हैं और ऑफकोर्स बिग बुल बाइंग इम्पैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 1 में विजय केडिया ने 7% हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाकर सीधा 14.25% हिस्सेदारी कर दी और उसके ठीक बाद अतुल ऑटो अंसलरी की चाल पर लगातार हमारा फोकस रहता भी है। लेकिन ऑटो के लिए दो चीज़ें कही जा रही है, एक तो ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लोज के चलते अतुल ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं जो इतनी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं 8-9%, लेकिन क्या आदित्य आपको लगता है कि ऑटो स्पेस इतना चल गया है अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है? आपकी राय क्या होगी? देखिए ऑटो सेक्टर जो है वो बहुत बड़े टेलविंड के थ्रू गुजर रहा है। आप देखिए जो ईवी की गाड़ियां आ रही है, आप डिमांड देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, काफी लंबे लंबे महीनों तक वेटिंग पीरियड चलता है। तो हम देख रहे हैं सामने कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में भी काफी डिमांड देखने को मिल रही है और वहां पे प्राइसेस बढ़ने ही है। और साथ साथ चार्ट स्ट्रक्चर भी आप देखें तो जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है वो इस तरीके के पैटर्न बता रहा है कि आगे जाके 10 से 20% की तेजी देखी जा सकती है इसी साल में। तो ओवरऑल ऑटो पैक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बात करें अतुल ऑटो की तो न्यूज के हिसाब से काफी बम्प अप आ गया है स्टॉक में, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा जा सकता है। बट अगर थोड़ा लंबा नजरिया बनाए 1-2 महीने का, तो इसमें भी तेजी बढ़ सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 400 और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 320-330 का। तो ये अपना एंजल वन में आज गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक वैसे बहुत पसंद करता है बाजार स्टॉक को, 1700 के भाव से 6-7% नीचे है एंजल। क्या इस गिरावट पे इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए? शाइना आप इसे फंडामेंटली बताएं, 7% नीचे ये जो एक टेम्परेरी हिकअप आया है, क्या ये अच्छा मौका दे रहा है एंट्री का? नहीं, आई थिंक एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज ही है, सेबी ने उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो आई थिंक अभी अवॉइड करना चाहिए। को वॉच लिस्ट में रखेंगे, अवॉइड करने की राय। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शरद खबर गर्म है सेगमेंट और उसका सक्सेस रेशियो बता रहे थे। श्रीकांत आप सुन भी रहे होंगे, सनटेक, रियल्टी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जैसे स्टॉक्स हमारे सेगमेंट में हमने बताएं, इनसे जुड़ी खबर भी बताई और उसकी ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक्स में मूवमेंट भी है। रियल एस्टेट में ही अप साइकिल है एंड ऑफ कोर्स लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जैसे आईटी स्पेस में भी है, लेकिन क्लियरली द राइट न्यूज़ एट द राइट टाइम, जस्ट इन टाइम जो आती है उसका एक इम्पैक्ट होता है जो नज़र आया ही है लगातार। सनटेक में आप देखिए 5-5% की तेज़ी आज भी, और इसके अगर एक महीने के चार्ट्स भी हम दिखा सकते हैं, स्टॉक ने अच्छा मूव किया है। और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में आज के सत्र में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, करीब 35% की तेज़ी सनटेक रियल्टी में श्रीकांत विद इन अ मंथ नजर आई है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी तेजी बनेगी, एक काफी बड़ा एक ट्रेंडिंग मोमेंटम इसमें बना हुआ है। और डीएलएफ के अगर स्पेशली चार्ट्स को देखते हैं तो 2011 के बाद, इनफैक्ट कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में 2011 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वहां पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनको एग्जिट मिला है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मोमेंटम डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है और अपबिट है, और मुझे लगता है कि और भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स बनेंगे। सनटेक रियल्टी जो इतने दिनों से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अभी उसने भी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट किया है। शायद यहाँ से और भी तेजी बिल्कुल यहाँ पे बनेगी, लेकिन करंट लेवल्स पे काफी चल चुका है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें, क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स में मार्केट में थोड़ा सा भी अगर गिरावट आती है तो थोड़ा करेक्शन बिल्कुल देखने मिलता है। तो 350 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है सनटेक में। लेकिन लेटेंट व्यू की जो बात की आपने, वो मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न बना रहा है, और ये स्टॉक हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, यानी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। कम से कम 440 के टारगेट्स नजर आते हैं, और अगर वेरी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये शायद स्टॉक 500-550 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो काफी एक बड़ा पैटर्न बना है, और इसने जो करेक्शन किया था वो लगभग 1 साल का करेक्शन किया था। तो करंट लेवल से लेटेंट व्यू मुझे लगता है कि इन लेवल से भी खरीदा जा सकता है, और अगर कोई भी करेक्शन आता है तो भी इसे खरीदे और इन्वेस्ट करके चले। देखिए 19,700 भी आज कैप्चर हो गया। अभी हमने शुरुआत किया था शो की, वहां से भी फ्रेश अपडेट्स आती हुई और उसके बाद नया हाई बनाया, और अभी भी करीब आधा घंटा बचा है, कोई रुकने वाला नहीं है। 135 पॉइंट की शानदार रैली 19,700 के पार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाजार को जितना ज़्यादा
कोशिश कर रहे हैं कि गिरे ये, वो जो 19,500 का हम्प था वो पहले क्रॉस हुआ, 19,600 का लेवल क्रॉस हुआ, अब 19,700 भी क्रॉस हो चुका है। दो स्टॉक्स का बहुत बड़ा योगदान है, लेके आइए डॉक्टर साहब, इंट्राडे रिलायंस, इंट्राडे एचडीएफसी बैंक और आईटी गेनर्स। इन तीनों तरफ से आज जो तेजी आ रही है वो निफ्टी को 19,700 के बाहर लेके जा रही है। 3:10 हो रहा है। आपके बीटीएसटी आइडियाज क्या होंगे? आदित्य आप बताइए पहले, टॉप 2 स्टॉक्स जो लेके जाना चाहिए आज भी घर। देखिए, मेरे बीटीएसटी आइडियाज में भी मैं एचडीएफसी बैंक को ही चुनूंगा। इसमें पुट राइटिंग की जा सकती है 2750 के लेवल पे, और 2700 का पुट खरीदना चाहिए, तो एक स्ट्रैटेजी की तरह बाय किया जा सकता है जिसमें रिस्क डिफाइन रहेगी। और अगर कैश में भी बाय करे तो इसको 1677 में बाय किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक को, और 1640 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर की साइड 1710 से 1750 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। स्ट्रैटेजी भी बताइए आदित्य ने, और कैश मार्केट में भी एचडीएफसी को बाय करने की यहाँ पर राय। श्रीकांत आप बताइए, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि जितने भी बीएफएसआई रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे तेजी बन रही है। स्पेशली एक्सिस बैंक जो 960-64 के करीब ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 964-965 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। टारगेट्स रखें यहाँ पे 980-990 के। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे एट 950 का, 15 रुपए का स्टॉप लॉस है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हमें लगता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक मेटल्स में भी तेजी बन सकती है, और यहाँ पे अगर कुछ किसी स्टॉक पे अगर ध्यान रखना है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर, ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स जो है इसके वो तकरीबन 122-123 के हैं, 130-132 के लेवल्स ये दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 119। तो हिंदुस्तान कॉपर और एक्सिस बैंक, इसे लॉन्ग करने की हम राय रखते हैं। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिड कैप साइड में वेंकीज आज बड़े दिनों बाद इसके अंदर थोड़ी पार्टी मूड में आ रहा है। ये वेंकीज जो है, आपने वेंकीज चेक किया हुआ या ट्रैक करती हैं क्या शाइना? 20% ऊपर करीब 2000 का भाव, बड़े दिनों बाद ये रेडार पे आया। एक जैसे उनका काफी एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा स्पाइक आया हुआ है। नंबर्स आई थिंक अच्छे होना चाहिए क्वार्टर के जो निकलेंगे, बिकॉज द प्राइसेस काफी उनके जो मतलब चिकन के जो स्टेपल प्राइसेस है वो काफी रॉ मटेरियल कॉस्ट डाउन था एंड रियलाइजेशंस वर स्टेबल, तो नंबर्स अच्छे आना चाहिए। एंड आई थिंक दैट स्पाइक इज बिकॉज ऑफ नंबर्स, एक्सपेक्टेशन अच्छे आना चाहिए। जी पर बिल्कुल ब्रेक नहीं लग रहा है, और इतनी अच्छी मजबूती के बीच लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट और बाइंग जो है वो बनती हुई। हर इंडेक्स, हर पॉकेट को अगर आप देखेंगे वहाँ पर मजबूती के साइंस नज़र आ रहे हैं। और इनफैक्ट इन स्तरों पर अजय अगर आप देखेंगे न्यूज़ फ्लोज भी एक एक कर इतने सारे आ रहे हैं, और वो सारे के सारे न्यूज़ बीट, रिजल्ट स्पेसिफिक या फिर न्यूज़ स्पेसिफिक रिएक्शन तो दे ही रहे हैं। जी हाँ, क्लियरली 19,724 24-25 का भाव हो गया अभी, मतलब 25.2 मिनट के अंदर चल रहा है बाजार, वन साइडेड। ये क्लियरली एफआई का फ्लोज है। आज मुझे शाम को मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बड़ा एफआई का बाय फिगर आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10% की अभी जगह है एफआई ओनरशिप की कंबाइंड एंटिटी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एफआई फ्लो एक्चुअली एचडीएफसी के लिए आ रहा हो, लेकिन क्योंकि बाजार में ही आ रहा है तो इम्पैक्ट तो आ रहा है। जी पे एक बार वापस जाएंगे। जी में एक इंपॉर्टेंट खबर आई है, कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि एक कमेटी बनाई है बोर्ड ने, उसकी वजह से वो स्टॉक 10% या 7% जो चल रहा था आज, वो एक बार मार्क करना जरूरी है, क्योंकि सेबी ने कहा है कि इनके जो एमडी है पुनीत गोयल का, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए। तो ये जो नई कमेटी है गठन किया है बोर्ड ने, वो कमेटी कंपनी को ऑपरेशनल कामों के लिए और स्मूथली चले इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है, और ये रीज़न है स्टॉक में एक बड़ा हाई का। श्रीकांत के बीटीएसटी आइडियाज नहीं लिए, श्रीकांत ने शेयर कर लिए। ओके, कुछ और स्टॉक्स करें। ऐसी रेजिंग रैली में अगर मोटा मुनाफा बन रहा है तो लेना उचित है या ये ट्रेल करके होल्ड करना चाहिए? क्योंकि कई बार शाइना बाजार में लेट राकेश जी बोलते थे ये बात की, जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं बाजार की, सब वर्स्ट ऑफ योर मिस्टेक्स आर मेड इन बेस्ट ऑफ द टाइम्स। सबसे बड़ी गलतियां बाजार में तब होती हैं जब डेली पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, न्यू हाई बन रहा है,
तो इस समय ध्यान भी रखना चाहिए, कहीं पे कॉशियस रहना चाहिए शाइना? हमेशा ही रहना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो को आई थिंक रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आ रहा है ऐसे तेजी के मार्केट में, तो आई थिंक वन शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट अदरवाइज अगर अच्छे स्टेबल स्टॉक्स हैं, गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही बेस्ट प्रॉफिट मिलता है रादर देन ट्रेडिंग। दैट्स माय व्यू। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को थोड़ा ऊपर नीचे में होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। कहना चाहते हैं श्रीकांत, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, इनफैक्ट ऐसे मार्केट्स हमने अजय जी कई बार देखे हैं, और एक बात समझ में आती है कि जब ऐसे मार्केट चलने लगता है जब चलने लगता है तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं या जो भी हमारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम वो फंड मैनेजर्स बन जाते हैं। ओके। और वो सब टेक्निकल्स भूल जाते हैं कि लेवल्स कहाँ पे क्या है करके। जैसे मार्केट गिरने लगता है वो सभी टेक्निकल एनालिस्ट बनते हैं, तो एक कॉमन फॉर्मूला देखने मिलता है। बट इस मार्केट्स में अगर मिस्टेक से अगर बचना है तो मैं ये कहूंगा कि सबसे सिंपल बात रखिए कि जो स्टॉक्स आपको समझ में आते हैं, जो कंपनीज आपको पता है, और जो ए ग्रुप कंपनीज है, जैसे कि ए मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज आप पकड़ लीजिए, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज ये मार्केट ऐसा होता है कि वो ग्रीड के चक्कर में सभी को लेता है, और उस पर्टिकुलर चक्कर में सभी लोग आते हैं। बट लेते वक्त आप उन्हीं स्टॉक्स को लीजिए जो आपको पता है, जिन कंपनीज को आप वापस खरीद सकते हो करेक्शन आने के बाद। और अगर आपके पास अगर काफी बड़ा पोर्टफोलियो है तो उसको आप स्ट्रीमलाइन कीजिए। अगर आपका सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन काफी बड़ा है तो आप उसे भी कम कीजिए, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि उसके बाद जो रिटर्न्स बनेंगे वो और भी अच्छे देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कीजिए कि जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है आप उसमें से आपके एक्सपोजर को कम कीजिए, और जहां पे आपको मुनाफा मिल रहा है आप उसे राइड करते रहिए। स्टॉक सिलेक्शंस तो हमारे एक्सपर्ट्स बताते ही हैं, लेकिन इस माहौल में कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आदित्य, आपकी तरफ से भी अगर कोई एडवाइस, और साथ ही एसआरएफ के चार्ट्स भी अगर आप हमारे लिए चेक कर पाएं, क्योंकि इस स्टॉक में भी सडन अपसर्ज नजर आ रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले एक महीने में कुछ खास चला नहीं है, लेकिन आज ही आज अगर आप देखेंगे करीब 2-2.5% के मूव्स दिख रहे हैं। क्या इसे एक बीटीएसटी के तौर पर समझना चाहिए? देखिए, मेरी एडवाइस और मेरा व्यू इस समय जब बाजार में इतना खुशी का माहौल चल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि छोटी तेजी है तो उस समय आप शायद स्टॉक से निकल सकते हैं। पर मैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग फॉलो करता हूँ, स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मेरा जैसे व्यू बन रहा है कि बाजार में लंबी तेजी आ रही है, तो मेरा मानना यह है कि घर में लक्ष्मी आ रही है तो मना क्यों करना है। जो स्टॉक है उसको बिल्कुल राइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्टॉक कितने बढ़ सकते हैं। जैसे कि 2003 से 2007-8 की तेजी थी, उसमें यूनिटेक का भाव सिर्फ 20 पैसा हुआ करता था, और वो तेजी में बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट 200 चला गया। सो वी डोंट नो वेदर टॉप इज। तो जो स्पेसिफिकली मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड को राइड करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि बड़ा तेजी का माहौल चल रहा है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में रहें, जो लूजिंग स्टॉक है जैसे श्रीकांत जी ने बोला उसमें से एग्जिट करें, और कुछ कुछ स्पेक्युलेटिव बेट्स भी होती है इस बाजार में जो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कि आज की तारीख में इंडिया बुल रियल एस्टेट काफी अच्छा ग्रुप नहीं है पर अच्छा परफॉर्म करे, पर ऐसे काफी सारे लो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, रिस्की स्टॉक्स है, वो अच्छा कर रहे, तो वहां पे एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से वो राय रहेगी। और आपने जो एसआरएफ की बात करी, तो मैं मानता हूँ कि केमिकल सेक्टर एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर नहीं है। हालांकि रेंज बाउंड ट्रेडिंग एसआरएफ में की जा सकती है, लेवल टू लेवल उसमें काम किया जा सकता है। अभी नीचे के लेवल से रिबाउंड दिखा रहा है, तो इसे 2240 में बाय किया जा सकता है। 2150 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 2350 से 2400 का रहेगा टारगेट। 2350 और 2400 तक जाने का भी दमखम एसआरएफ के लिए 2.5% के मूव। शाहिना जी, आपसे जानना चाहूंगी सीमेंट प्लेयर्स की अगर बात करें, आज सीमेंट मेजर्स में, सीमेंट सेक्टर को ही देखिए, आज हमने एक अच्छा अप मूव देखा है। ऑफकोर्स बाजार आउटशाइन कर रहे हैं और फिर सारे सेक्टर्स अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वार्टर है पर्टिकुलरली अगर देखें तो सीमेंट के लिए यहाँ से आने वाले 3 महीने भी
कमज़ोर भी माने जाते हैं क्योंकि मॉनसून का एक इम्पैक्ट है, लेकिन साथ ही ये नहीं भूलना है कि रियल एस्टेट की ही तरह सीमेंट की डिमांड भी लगातार बढ़ती देखने को मिलेगी। प्री इलेक्शन ईयर है जिसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेगा। तो क्या इन 3 महीनों को सीमेंट मेजर्स या सीमेंट की छोटी मझोली कंपनियों के लिए भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में ऐसे कई सेशंस आएंगे जिसमें सीमेंट से जुड़े स्टॉक्स जो हैं उसमें हम वॉलेटिलिटी तो देखेंगे ही। हाँ जी, ये जो क्वार्टर है ये ऑफ सीजन क्वार्टर है फॉर सीमेंट कंपनीज। तो अगर आपको सीमेंट सेक्टर में ऐड करना है तो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड ऐड करिए, बिकॉज जो नंबर्स आएंगे ऑफकोर्स ऑन अ YOY बेसिस थोड़ा डिसेंट ही रहेंगे, बिकॉज डिमांड अच्छा है एंड ऑल्सो सीमेंट प्राइजेस अच्छे हुए हैं एंड रॉ मटेरियल उनका जो कॉस्ट है वो पेटकोक का वो प्राइजेस नीचे आए हुए हैं। तो नंबर्स अच्छे होंगे तो यू कैन कीप एडिंग इट, स्टैगर्ड वे आप ले लीजिए। एंड अगर स्मॉल कैप में देख रहे हो तो यू कैन लुक एट समथिंग लाइक दालमिया भारत। लार्ज कैप ऑफ कोर्स यू हैव योर अंबुजा सीमेंट जो करेक्शन के बाद अभी काफी स्टेबल लग रहा है। टेक्निकल चार्ट चेक भी यहाँ पर बनता है क्योंकि देखिए ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे के सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 कैटेगरी की जो सीमेंट मेजर्स हैं इनके यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2-2.5% के मूव्स नज़र आ ही रहे हैं। हाइडेलबर्ग सीमेंट के नतीजे भी इनफैक्ट है जो कि आने वाले दिनों में इसी हफ्ते हम देखेंगे। सीमेंट से जुड़ी कुछ तमाम कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे पेश करने वाली हैं, जिसके चलते फोकस में भी रहेंगे। श्रीकांत जी, सीमेंट प्लेज में जो अभी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, ग्रासिम देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ, इसी लिस्ट में अल्ट्राटेक सीमेंट को भी जोड़ना चाहिए, क्या राय होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे तेजी बन रही है मार्केट में और जितने भी कैपेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स है या सेक्टर्स है वहां पे तेजी बनती जा रही है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करनी है तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट करंट लेवल से खरीदने के लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि ये स्टॉक अभी 7-8 दिन पहले 8,500 के करीब था, अभी 8,200 के करीब आ चुका है। सिमिलरली अंबुजा सीमेंट की बात करें या और बाकी सब सीमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर सीमेंट स्टॉक्स में खरीदना है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे जो रिटर्न्स रहेंगे वो थोड़े मॉडरेट रहेंगे, लाइक 5-7% हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यस, करंट लेवल से बिल्कुल सीमेंट कंपनीज में भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। आदित्य, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बाजार की इस तेजी में डिफेंसिव्स भी चल रहे हैं अपनी ही चाल। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में अगर आप देखेंगे ग्लैंड फार्मा, एल्केम लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज 2.5-4% तक के मूव्स, 2.5 से 4% तक की बढ़त देखने को मिल चुकी है। क्या फार्मा मेजर्स में, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में जाना चाहिए या फिर बाकी सारे सेगमेंट्स इतना अच्छा चल रहे हैं तो डिफेंसिव को एक बार वॉच लिस्ट में रखना चाहेंगे? देखिए, अभी आप राकेश झुनझुनवाला सर की बात कर रहे थे पहले कि वो कहते थे कि ये वाला फेज, उन्हीं का एक डायलॉग है कि इतना कुछ खाने को मिल रहा है, आपकी जो इच्छा है खा लीजिए। तो अभी सारे ही सेक्टर चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑल्दो बुल मार्केट में जो स्पेकुलेटिव काउंटर्स है, लो क्वालिटी काउंटर्स है, वो आपको सबसे बेस्ट बैंग फॉर द बक्स देते हैं और जो कंज्यूमर फेसिंग होते हैं, सिक्लिकल्स होते हैं, वो अच्छा रिटर्न देते हैं। हालांकि डिफेंसिव स्टॉक्स के भी काफी अच्छे चार्ट बन रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी का आप चार्ट देखें तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 1 से 4% की तेजी दिखती है। ग्लैंड फार्मा में भी ऐसा लगता है स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, तो वहां पे भी 2 से 5% की तेजी दिखती है। तो बिल्कुल इनको भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिलती हुई, लेकिन बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और जबरदस्त एक्शन। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र काफी मजबूत रहा और रिकॉर्ड लेवल्स तो मानो यूं कहेंगे कि एक फॉर्मेलिटी और अब एक हर रोज का एक कह सकते हैं फॉर्मेलिटी बनता जा रहा है, क्योंकि चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, निफ्टी में हम देख रहे हैं शुरुआत से जो वन साइड अप मूव नजर आते हैं वो जारी ही रहते हैं और अंडरटोन लगातार बुलिश है। ऐसे में अगर आज के सेशन को देखेंगे, निफ्टी पहली दफा हम देख रहे हैं 19,700 के पार, इतनी मजबूती हमने आज के सत्र में और इसी घंटे में हमने एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ भी देखा। इसी के सामने सेंसेक्स को अगर देखेंगे, फर्स्ट टाइम फॉर इटसेल्फ आप देखेंगे 66,600 यानी 66,600 के लेवल्स, और इस वक्त भी सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 600-650 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग जो है वो होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा। पिछले हफ्ते एक कंप्लेन जरूर थी कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने भी कम बैक किया। इस वक्त देखेंगे 700 अंकों की बढ़त वहां पर भी नजर आएगी। 45,000
500 के लेवल्स छूने के बाद इस वक्त 45,500 के बिल्कुल नजदीक ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1300 एडवांसेस के सामने 865 डिक्लाइन। तो क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी, बाजार का अंडरटोन जो है वो बुलिश इस वक्त नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन है। हाँ, आज रियल्टी और ऑटो स्पेस ने बैकसीट ली है, लेकिन उसके अलावा कहीं देखेंगे पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एनर्जी, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, कंजम्पशन स्पेस, हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के साइंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि रिजल्ट स्पेसिफिक अब दिन है, रिजल्ट हैवी सेशंस शुरू हो चुके हैं। तो जहां जहां जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उस तरह का इम्पैक्ट बनता हुआ, अनुमान के मुताबिक जब नतीजे आते हुए दिखे तो एचडीएफसी बैंक में उसका एक इम्पैक्ट दिखा। इम्पैक्ट बाजार की आज की तेजी के दो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ही कही जाएंगे, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा कह सकते हैं मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। इसके ठीक साथ रिलायंस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जोरदार खरीदारी हमने देखी, 2800 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 2% के मूव्स के साथ हमने स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन देखा। आईटी स्टॉक्स में शुरुआती तेजी थी, उसके बाद हल्के फुल्के हुए आईटी मेजर्स, लेकिन इस वक्त भी क्लोजिंग को अगर आप देखेंगे आईटी में मौके मिलेंगे। बड़ी दिग्गज कंपनियां भी, छोटी मझौली यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप आईटी प्लेयर्स भी हैं जो कि इस वक्त काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। एलटीआई माइंडट्री पर नजर रखनी होगी। नतीजों से ठीक पहले हमने देखा एलटीआई माइंडट्री के स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट जरूर नजर आया। तो अनुमान यही है कि कंपनी का मुनाफा जो बढ़ सकता है। आय में हम एक रेंज बाउंड या सपाट ट्रेंड रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। अब एलटीआई माइंडट्री के जब नंबर्स आएंगे, क्लैरिटी कल के ट्रेडिंग सेशन में जरूर मिलती दिखेगी। बहरहाल नंबर से ठीक पहले 1% तक के मूव यहां पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन, और अगर आप देखेंगे बाजार की इस तेजी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन वाले शेयर्स हैं, इसमें एचडीएफसी बैंक और रिलायंस तो सबसे आगे है ही। इसके ठीक पीछे पीछे बैंक्स फाइनेंशियल से ही जुड़ी कंपनियां, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन है। और इनके ठीक विपरीत टीसीएस, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टाइटन, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पाए। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर है 19,700 के पार, 19,721 टू बी प्रिसाइज। हम देख रहे हैं 150 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में क्लोजिंग, सेंसेक्स 66,611 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 550 अंकों की तेजी, और बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छा खासा कमबैक देखा और इस वक्त भी तेजी के साथ ही क्लोजिंग होती है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। शाहिना जी, श्रीकांत जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें। नमस्कार।